नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट वाली जो क्लास थी उसके अंदर आपको कालीबंगा सभ्यता है उसका जो पहला भाग था वो पढ़ा दिया गया था। आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आप लोगों को जो आपका कालीबंगा है उसका सेकंड जो पार्ट है वो पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। और आज का जो सेशन होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है उसके अंदर कालीबंगा सभ्यता के बारे में बहुत ही नया प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। शुरू करते हैं। कालीबंगा है वो कालीबंगा कहते हैं कि एक क्या थी, तो आपकी नगर प्रधान सभ्यता बताई जाती है, क्योंकि यहाँ के जो नगर थे उन नगरों का जो निर्माण किया जाता था वह एक सुनिश्चित नक्शे के आधार पर किया जाता था। यानी कि कहने का मतलब इनकी जो इंजीनियरिंग थी वो बहुत गजब की थी, काबिले तारीफ थी। ठीक है, कैसे थी? क्योंकि नगर को बनाने से पहले, उसको बसाने से पहले वो नगर का एक क्या करते थे, नक्शा बनाते थे, उसका एक खाका तैयार करते थे। उसके बाद में सुव्यवस्थित ढंग से नगर को क्या करते थे, बसाते थे। जैसे इस दिशा के अंदर पहले डिसाइड कर लेते थे कि इस दिशा के अंदर अपने जो बाथरूम है वो बनाने हैं, इस दिशा के अंदर अपना जो स्नानागार है वो बनाना है, इस दिशा के अंदर अपना जो अन्नागार है वो बनाना है, इस दिशा के अंदर अपने रहने के लिए जो एक प्रकार से जो आपके हाउस होते हैं, मकान होते हैं, वो बनाने। इस प्रकार से ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा जो अपना नगर होता था उसको एक नक्शे के आधार पर क्या करते थे, व्यवस्थित करते थे। ठीक है, बनाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कई बार आपका एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया कि कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ध्यान रखना एक नगर प्रधान सभ्यता थी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कालीबंगा सभ्यता कैसी थी, वो तो ध्यान रखना ऑप्शन के अंदर वो क्या डालता है, आपका नगरीकरण। ठीक है, कैसी सभ्यता थी, तो नगरीकरण सभ्यता बताई जाती है। अगला कंसेप्ट देखिएगा। यहाँ के जो नगर थे उन नगरों की जो सड़कें थी, ठीक है, वो सड़कें ध्यान रखना एक दूसरे को किस पे काटती थी, तो समकोण के ऊपर काटती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सड़कें थी वह एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण पर काटती थी, जिनकी जो चौड़ाई होती थी वह लगभग, ध्यान रखना दोस्तों, आपकी कितनी होती थी, तो 7.20 मीटर चौड़ी होती थी। यानी कि अगर बात करें तो हाल ही के अंदर, आज वर्तमान के अंदर अपनी जो सड़कें होती है उतनी लगभग क्या होती थी, आपकी चौड़ी होती थी। उसके बाद में अतः यहाँ के जो मकान थे वह मकान आपके ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, सेम स्पॉट पद्धति में बने होते थे। ठीक है, 4 पद्धतियों के नाम लिखें। ठीक है, हालांकि ये है एक ही, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ग्रिड पद्धति क्या होती है। तो सुनिएगा, देखिएगा, पहले तो आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है कि यहाँ की जो सड़कें थी वह समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब क्या था, जैसे एक सड़क आपकी इधर से आई, ठीक है, तो दूसरी इधर से आएगी, फिर एक इधर से आई तो एक आपकी इधर से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ओके, उसके बाद यहाँ से। इस प्रकार से ध्यान रखना यहाँ की सड़कें एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण के ऊपर काटती थी। उसके बाद देखिएगा, और यहाँ की जो सड़कें थी बीच में इनके क्या बनी रहती थी, वो आपकी आगे देखिएगा। अब यहाँ के मकान थे वो आपके ग्रिड पद्धति में बने होते थे। अब मैं एक पद्धति बताऊंगा, आप लोगों को ये सारी पद्धतियां समझ जाना, ठीक है ना, ये दोनों समझ लेना। देखिएगा, ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं होती है उनको क्या कहते हैं, आपकी ग्रिड रेखाएं कहते हैं। जो इसी प्रकार की क्या होती है, आपकी रेखाएं होती है, ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं होती है। ओके, अब यहाँ के जो मकान थे, देखिएगा, जैसे ये एक सड़क आई, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता था, यहाँ पे मकान बना रहता था, फिर एक मकान यहाँ होता था, एक मकान यहाँ होता था, एक यहाँ होता था, एक यहाँ होता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना यहाँ के जो मकान थे वह कौन सी पद्धति में बने थे, जाल। ये एक देखने के अंदर कैसा लगता है, जाल सा लगता है। इसी पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं, तो ग्रिड पद्धति कहते हैं, इसलिए ध्यान रखना। और इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो आपकी चेम्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको क्या लिखा हुआ है, चेस के अंदर, शतरंज के अंदर भी आपका इसी प्रकार का क्या होता है, एक जाल होता है। ठीक है, तो इसको चेस फोर्ड पद्धति भी कहते हैं, चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है। ओके,
ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला है ना आपका, ये आपका ग्रिड पद्धति वाला, कि यहाँ के मकान आपके कौन सी पद्धति में बने थे, ग्रिड पद्धति के अंदर, ये एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट बहुत ही शानदार है और गजब का होने वाला है, ध्यान रखना। देखिएगा कैसे, देखो कालीबंगा में जो आपकी नगर योजना थी, उस नगर योजना के कितने टीले प्राप्त हुए हैं, तो आपके 2 टीले क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ का जो नगर था, उस नगर के अंदर 2 क्या प्राप्त हुए हैं, आपके टीले प्राप्त हुए हैं। उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया। जैसे देखिएगा, एक पहला टीला उसको कहा गया पूर्वी टीला, और उसी पूर्वी टीले को क्या कहा गया, तो आपका नगर टीला। ये जो नगर टीला है, इस नगर टीले से ध्यान रखना आपके सामान्य जो बस्ती है, उस सामान्य बस्ती के क्या प्राप्त हुए थे, अवशेष प्राप्त हुए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सुनिश्चित नक्शे के आधार पर क्या किए जाते थे, नगर बनाए जाते थे। तो इन्होंने अपने नगर को 2 भागों के अंदर बांट लिया कि इस प्रकार से अपना जो नगर है उसको अपन बसाएंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो एक भाग तो इन्होंने रख लिया पूर्वी टीला, जिसको क्या कहते हैं, नगर टीला, जिसके अंदर सामान्य बस्ती, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा था उसको कहते थे आपका पश्चिमी टीला, और पश्चिमी टीले के ऊपर ध्यान रखना आपका क्या था, दुर्ग स्थित था। इस कारण ध्यान रखना इसको क्या कहते थे, दुर्ग टीला कहा जाता था, जिसके अंदर ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वह रखी रहती थी, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता कि अपने राजस्थान के अंदर आपकी सर्वप्रथम सबसे पहले जो आपके दुर्ग के जो अवशेष प्राप्त हुए, वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए बताए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। दोनों टीले थे, आपका पूर्वी टीला और आपका पश्चिमी टीला, ठीक है ना। दोनों टीले रक्षा प्राचीर से घिरे रहते थे। इन दोनों के जैसे आपका पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं ये हो गया आपका पूर्वी टीला और ये हो गया आपका पश्चिमी टीला। इन दोनों के ध्यान रखना, इनकी रक्षा के लिए दोनों की तरफ क्या बनाई जाती थी, तो एक रक्षा प्राचीर बनाई जाती थी, ठीक है ना। उसकी सेफ्टी के लिए एक क्या बनाई जाती थी, एक दीवार बनाई जाती थी, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, तो आपके दोहरे प्रकोटे वाली सभ्यता भी कहा जाता है। 1-2 बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता दोहरे प्रकोटे वाली सभ्यता है, या कौन सी सभ्यता को दोहरे प्रकोटे वाली सभ्यता कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, कालीबंगा को कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं आपकी C14 पद्धति, ठीक है। रेडियो कार्बन डेंटिंग पद्धति के अनुसार आपकी कालीबंगा सभ्यता है, इसका जो समय है, इसका जो टाइम है, वो टाइम क्या है, तो ध्यान रखना 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका क्या माना जाता है, इसका टाइम माना जाता है, इसका कार्यकाल माना जाता है, या इसका पीरियड माना जाता है कि इतने समय तक ये सभ्यता थी, ये व्यवस्थित थी, ये रही थी। ओके, तो ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया कि आपके रेडियो कार्बन डेंटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय क्या था, तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर आपके 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और आप लोगों को कह देता हूं, बता देता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखता है, कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है, ठीक है। और वो अलंकृत ईंटें वो किस नाप के अंदर प्राप्त हुई, किस अनुपात में प्राप्त हुई, तो 4:2:1, ये उसका क्या है, आकार है, उसकी क्या है, साइज है। ओके, और ये जो ईंटें हैं, यहाँ से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई, इनको ध्यान रखना सूर्य के प्रकाश में क्या किया जाता था, तो आपका पकाया जाता था। इसका ध्यान रखना, इन ईंटों को क्या कहते हैं, तो आपकी सूर्य तपी ईंट भी कहा जाता है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, देखिएगा अलंकृत ईंट का मतलब क्या है। जैसे ये ईंट है, ओके, अब ये जो ईंट है, इसके ऊपर मतलब क्या किया गया, अलंकरण किया गया, सजावट की गई, ठीक है ना। लेकिन वो ध्यान रखना फूल पत्ती या किसी से भी की गई है, वो स्पष्ट रूप से क्या है, समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ से अलंकृत सजावटी जो ईंटें हैं, वो ईंटें यहाँ से क्या हुई है,
प्राप्त हुई बताई जाती है। ओके, तो ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, दूसरा देखें। आगे है यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने थे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने थे, बशर्ते पक्की ईंटों का जो प्रयोग था वह नालियों और किसमें किया जाता था, कुओं के अंदर किया जाता था। यहाँ के मकान थे, उनके अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन आपके कुएं थे और जो नालियाँ थी उनके अंदर कैसी ईंटों का प्रयोग होता था, तो आपकी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने थे, इस कारण आपकी कालीबंगा सभ्यता है उसको क्या कहा जाता है, तो दीनहीन बस्ती कहा जाता है। ये ध्यान रखना, आपके जो दीनहीन बस्ती वाला कंसेप्ट है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है कि आपकी कौन सी सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है, ठीक है ना। तो किसको कहा जाता है, आपकी कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, घर के फर्श को, आंगन को, ठीक है ना, जो अपना घर होता है उसके अंदर जो आपका फर्श होता है, आंगन होता है, उसको पक्का बनाने के जो अवशेष हैं, वे अवशेष केवल केवल आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। राजस्थान के अंदर बहुत सारी आपकी जो सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं प्राप्त हुई, बहुत सारे जो आपके पुरातात्विक स्थल हैं वो प्राप्त हुए, और वहाँ से मानव के रहने के भी बहुत से अवशेष प्राप्त हुए। वो जिन घरों में रहता था उन घरों के जो फर्श होते, आंगन होते हैं, उनको पक्का बनाने के जो अवशेष हैं वो केवल केवल आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ के घरों के जो दरवाजे हैं वो एक ही पल्ले के बनाए जाते थे, जो मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे गली में क्या करते थे, खुलते थे। जैसे देखिएगा, अभी प्राचीन काल के अंदर या वर्तमान की अगर बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये अपना घर का दरवाजा है या मकान का क्या है, गेट है, उसके ऊपर अपन सेफ्टी के लिए और क्या लगाते हैं, किवाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं। जैसे एक किवाड़ ये लगा दिया इधर, ठीक है, और एक किवाड़ ये लगा दिया। इसके कितने पल्ले हो गए, 2 पल्ले हो गए। एक पल्ला ये हो गया आपका और दूसरा पल्ला ये हो गया, जिसको दोनों हाथों से खोलना पड़ता है, और दोनों साइड के अंदर ये किवाड़ है, ये जो आपके पल्ले हैं ये चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो मकान थे, वहाँ के मकानों के जो दरवाजे थे, ये ध्यान रखना, जैसे मान ले ये क्या है, आपका जो मकान है उसका दरवाजा है, और इसके ऊपर एक ही पल्ले का क्या लगाया जाता था, गेट लगाया जाता था। जो ध्यान रखना, जैसे इस साइड के अंदर इसको बंद करने का होता था तो यहाँ से खोलते थे, तो इस साइड के अंदर आपका किवाड़ नहीं आता था, पूरा का पूरा पल्ला कौन सी साइड में चला जाता था, इस साइड के अंदर। आप समझ गए होंगे, अपने जो घर हैं वर्तमान के अंदर, अपने घरों के अंदर इस टाइप के जो आपके दरवाजे हैं वह दरवाजे देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक यहाँ की क्या थी, नायाब चीज़ थी। देखिएगा, अपन बहुत मतलब अपने अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को, कि इस प्रकार के पल्ले का प्रयोग तो शायद अपन ने ही किया होगा। अरे नहीं, अपने से कई हजार साल पहले, ध्यान रखना, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे, अपने जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों के द्वारा इन चीज़ों का प्रयोग किया जा चुका है। अपन तो उनको क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को क्या करता है, दोहराता है। तो उन चीज़ों को अपन क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आगे सारी चीज़ें वही है जो अपने जीवन के अंदर हैं, केवल केवल घबरा जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। अपने ऊपर लेकर के इन चीज़ों को आप पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो घर हैं उन घरों से तंदूर, ठीक है, तंदूर का मतलब होता है चूल्हा, चूल्हे पाए गए, जो कहाँ से लाए गए, ईरान से। ईरान को ही क्या कहते हैं, फारस या पर्सिया भी कहते हैं, या पश्चिमी एशिया से लाए गए थे। वर्तमान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग शादी विवाह के अंदर जाते हो तो इस प्रकार का एक ड्राम सा होता है, ठीक है, ड्राम आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये खुला होता है और इसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना, आपको नांद जो रोटी होती है वो चिपका करके बनाई जाती है, जिसको अपन शादी विवाह के अंदर अक्सर देखते हैं। इस टाइप के जो चूल्हे होते थे उनको क्या कहते थे, तंदूर कहते थे। ओके, तो यहाँ से तंदूर भी मिले हैं, जो कहाँ से लाए गए थे, आपके ईरान से। अब देखिएगा, ये वाला कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किस बात की ओर संकेत करता है कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे उनका
विदेशों के साथ भी क्या था, लेन देन था। जैसे वर्तमान के अंदर नहीं है क्या, अपना रूस के साथ है, अपना आपके अफगानिस्तान के साथ है, अपना ईरान के साथ है, अपना बहुत सारे देशों के साथ में, पाकिस्तान के साथ नहीं है। अमेरिका वाला फंडा खराब चल रहा है। लेकिन प्राचीन काल की बात करते हैं तो ध्यान रखना, आपकी कालीबंगा सभ्यता का जो संबंध था, लेन देन था, व्यापार था, ये बात मैं आपको और भी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो ईरान से था, ठीक है। ये कौन दर्शाता है, तो यहां से प्राप्त जो आपके तंदूर है वो दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कालीबंगा के मकानों से पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियां होती थी। इंपॉर्टेंट, ठीक है। लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था, जो निजी नालियां होती थी, ठीक है, पर्सनल होती थी, सार्वजनिक नहीं होती थी, ठीक है ना। केवल यहां पर इतना ही याद रखना है कि लकड़ी की नालियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, तो आपके कहां से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। इंपॉर्टेंट है ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, दूसरा देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मेरे साथ आप लोग एंड तक बने रहेंगे। देखिएगा, एक चीज मैं आपको और बताने वाला था, कालीबंगा के मकानों से लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था, ये निजी होती थी, सार्वजनिक नहीं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखो। अगला कहता है, यहां के घरों से अंडाकार आकृति के क्या प्राप्त हुए हैं, तो कुएं प्राप्त हुए। इसका मतलब ये लोग भी अपने जो एक प्रकार से जल के स्रोतों की अगर बात करते हैं, तो कुआं जो होता था इनके जल का एक क्या था, स्रोत था। वैसे नदी भी थी, ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखना आगे क्या कहता है, यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गजब का है, ध्यान रखना, याद रखना और अच्छे से समझ लेना। और देखिएगा क्या था, यहां से जो मोहर प्राप्त हुई है, ठीक है, जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनके ऊपर सेंधव लिपि के क्या प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। सेंधव लिपि को सिंधु लिपि भी कहते हैं, ठीक है। और इस लिपि की एक बड़ी खास बात है, हट के बात है, यूनिक बात है, वो क्या है, ये लिपि ध्यान रखना दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जैसे देखिएगा, इसको यहां से लिखना शुरू करते थे, ठीक है, और फिर पेन ही नहीं उठाते थे, ऐसा कहते हैं। ये ऐसे ऐसे इस टाइप से इसको क्या किया जाता था, लिखा जाता था, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना, इस लिपि को क्या कहा जाता है, तो आपकी सर्पाकार लिपि कहते हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, बुस्ट्रोफेदन लिपि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गोमूत्रिका, ये गोमूत्रिका, ध्यान रखना, गोमूत्रिका लिपि कहते हैं। इसको ध्यान रखना भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, पिक्टोग्राफ लिपि कहा जाता है, ठीक है। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या हुआ, भाव चित्रात्मक का मतलब ये है कि अपने भावों को, अपनी जो फीलिंग्स थी उनको ध्यान रखना, ये चित्रों के माध्यम से क्या करते थे, बताते थे, प्रदर्शित करते थे। तो ये जो लिपि है, इसके कई नाम है। इसको सर्पाकार लिपि कहते हैं, इसको बुस्टोफेदन लिपि कहते हैं, इसको गोमुद्रिका लिपि कहते हैं, इसको भाव चित्रात्मक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाव चित्रात्मक वाला, पिक्टोग्राफ लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है ना। इस कारण ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। तो कालीबंगा सभ्यता है वो किस टाइप की सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। इसका मतलब क्या होता है कि यहां से देखिएगा, यहां से आपके स्रोत तो मिले हैं, ठीक है ना, आपके अवशेष तो मिले हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको क्या किया, क्या नहीं, यहां से लिखित अवशेष तो मिले हैं, लेकिन उनको क्या नहीं किया गया, पढ़ा नहीं गया। इसका इसको क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। प्लीज़ यार एक लाइक तो कर दो, एक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, ठीक है। मैं ध्यान रखना आपको वही नोट्स पढ़ा रहा हूँ जो नोट्स मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ, ठीक है। हालांकि क्लास के अंदर फिर भी कोई न कोई कंसेप्ट रह जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी क्लास को पसंद करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आगे। दूसरा जो तथ्य है वो क्या है, यहाँ से सैल खड़ी पत्थर की क्या प्राप्त हुई है, मुद्राएं प्राप्त हुई है, ठीक है। जो मोहर प्राप्त हुई है वह किसकी बनी हुई है, तो आपके सैल खड़ी पत्थर की बनी हुई है। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त जो मुद्राएं हैं वह किसकी बनी होती थी, तो सैल खड़ी पत्थर की बनी हुई होती थी। आगे देखिएगा, यहाँ से जो मुद्राएं प्राप्त हुई है उन मुद्राओं के ऊपर आपका व्याघ्र यानी कि चित्ता, ठीक है,
आपकी महिला कुमारी देवी, ठीक है, इनके जो चित्र है वो चित्र क्या है, अंकित है, यानी कि मुद्राओं के ऊपर व्याघ्र का चित्र है, यानी कि आपके चित्ता का चित्र है, महिला कुमारी का चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। महिला कुमारी का जो चित्र बना उससे ये पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता थी वह आपकी किस प्रकार की सभ्यता थी, तो मातृ सत्तात्मक सभ्यता बताई जाती है, मातृ प्रधान सभ्यता बताई जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखेंगे। दूसरा देखिएगा, आगे अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, कालीबंगा से जो मूर्तियां मिली हैं, कौन सी मूर्तियां, मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियां किसको कहते हैं, मिट्टी की बनी हुई जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को क्या कहते हैं, आपकी मृण मूर्तियां कहते हैं। उन मूर्तियों के अंदर सर्वाधिक जो उल्लेखनीय मूर्ति है, उल्लेखनीय का मतलब जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया, जो सबसे ज़्यादा स्थानों से प्राप्त हुई, वो किसकी है, तो वो आपके सांड की बताई जाती है, ठीक है, बैल की बताई जाती है, ठीक है। आक्रामक मुद्रा के अंदर वो जो आपकी मूर्ति है वो मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला देखेंगे, एक देखिएगा, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नोट लगा के मैंने आपको ये दर्शाया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। यहाँ के लोग लोहे से क्या नहीं थे, परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग जो लोहा होता है उस लोहे से क्या था, अनजान थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार आया हुआ है, इसको आप लोग याद रखोगे। आगे देखिएगा, कालीबंगा से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। शल्य चिकित्सा यानी कि खोपड़ी का एक प्रकार से, खोपड़ी को ऑपरेट करने के लिए ये खोपड़ी के अंदर कितने छेद करते थे, 6 छेद करते थे, ठीक है ना। और ये जो पद्धति है आपके खोपड़ी की शल्य चिकित्सा वाली, इसको आपके चिकित्सा की आदिम पद्धति माना जाता है, शल्य चिकित्सा की आदिम पद्धति माना जाता है कि अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से, जिसको ध्यान रखना क्या कहते हैं, ट्रेफिनेशन पद्धति के नाम से भी पुकारा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से ट्रेफिनेशन पद्धति के भी क्या प्राप्त हुए हैं, तो अवशेष प्राप्त हुए बताए जाते हैं। अगला है, कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग से जुते हुए जो खेत हैं उन खेतों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। कौन सी दिशा से, कालीबंगा सभ्यता के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर आपके जो जुते हुए खेत हैं, दोहरे जुते हुए खेत हैं, उनके अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन मजे की बात यह है, यहाँ से जो आपका चावल होता है उस चावल के यहाँ से क्या प्राप्त नहीं, क्या नहीं मिले, तो अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी कालीबंगा सभ्यता है, उसका दूसरा पार्ट था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताओगे कि क्लास कैसी लगी, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए सारा फंडा है, ठीक है, ये तैयार करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों तक ये पहुँचाता हूँ। तो आप लोगों को देखिएगा, आप लोगों से कोई मतलब ये एक प्रकार से कोई जिद नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ही। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको लगे कि हाँ मेरे जीवन के अंदर ये कहीं न कहीं सार्थक साबित हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ध्यान रखना, आपको तो 1 सेकंड भी नहीं लगता चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लेकिन मेरे को उससे बहुत बड़ी क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों आपकी कालीबंगा के 3rd पार्ट के अंदर। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।